चलिए बजट की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बजट पार्ट 1 में हमने आपको अच्छे से ये बता दिया था कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं बजट के लिए, कानूनी प्रावधान क्या क्या अवेलेबल हैं। बजट पार्ट 2 में हमने आपको सारे आंकड़े बता दिए बजट से जुड़े हुए, क्या है फिस्कल डेफिसिट, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, इस समय क्या प्राइमरी डेफिसिट चल रहा है, सरकार का आउटले कितना है, सरकार को अर्निंग कितनी है, एक्सपेंडिचर क्या है, किस किस सेक्शन में कितना एक्सपेंडिचर है, किस किस सेक्शन में कितना खर्चा करेगी सरकार। सारे एक एक आंकड़े पे डिटेल डिस्कशन दे दी सरकार के। फिर एम्स भी बता दिया आपको कि सरकार क्या एम रख के चल रही है। और दो क्रॉस कटिंग डेवलपमेंट जो सरकार ने बताई, एक तो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन होना और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल होना पूरे भारत में, इस दिशा में भी मैंने आपको बताया। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हमने वो जो थीम थी, उस थीम में जो सेंट्रल थीम की जो 3 फर्दर थीम थी, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी, उसमें से पहली थीम है एस्पिरेशनल इंडिया, जिसमें से सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एस्पिरेशनल इंडिया के तहत आज हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, समझिए। देखिए, जब हमने बजट पे बात की थी तो हमारा उसके पहले एक लेक्चर ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। एक बात याद रखें कि बजट में एक उम्मीद होती है कि जिन परेशानियों से अर्थव्यवस्था गुजर रही है उनको सुधारने के इसमें प्रावधान होंगे, कार्यक्रम रखे जाएंगे। और देश इस समय जिस चीज़ से गुजर रहा है वो है एक तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन। उस इकोनॉमिक स्लो डाउन के कुछ कारण बताए गए, जैसे भारत स्टेज 6 के इंजन्स आना, क्योंकि वो भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड पॉल्यूशन नॉर्म इंडिया ने अपनाया है जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला है। ऐसे में लोगों का कार परचेज ना करना, वेट करना और कार मैन्युफैक्चरिंग में एक स्लो डाउन आना, ये तो एक बात थी। इंटरनेशनल लेवल पर एक लॉक जैम था चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। उन दोनों के बीच में एक तरह का ट्रेड एम्बार्गो चल रहा था, रोक लगा रखी थी एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि एक वॉर चल गई थी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मांग की कमी थी। मिडल ईस्ट की टर्बुलेंसेस थी जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस एस्केलेट होना, डॉलर के प्राइसेस सर्च करना, आपके करेंसी के प्राइसेस डाउन आ जाना। इसकी वजह से भी आपके खातों पर बोझ पड़ा, क्योंकि आपको मेजॉरली अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट ही कराने पड़ते हैं। ये भी एक परेशानी तो थी। ऐसी बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन मुद्दा जो था वो था डिमांड साइड पे क्रंच का। डिमांड साइड पे एक बहुत बड़ा क्रंच था, डिमांड नहीं थी पूरे देश भर में। उसके कई कारण बताए जाते थे। कारण ये भी बताया जाता था कि बैंक फुली लिक्विडिटी से भरे नहीं हुए, बैंकों में इतना पैसा नहीं है कि वो लोन बांट सकें, और लोन नहीं बांटे जाएंगे तब तक लोगों में डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि तब तक कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। और जब तक ये सब नहीं होगा तो तब तक ट्रेड एंड कॉमर्स का वो जो एक साइकिल चलता है, मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल चलता है, अर्थव्यवस्था का पहिया, वह नहीं चलेगा। जब तक वो नहीं होगा, रोज़गार नहीं होंगे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो लोग मांग पैदा नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर ये देखा गया कि बैंकों के पास लिक्विडिटी तो है, लेकिन बैंक फंड रिलीज़ नहीं करना चाहते। क्यों? पहला कारण कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लेना नहीं चाहते लोन, क्योंकि एट द एंड वो यही इवेलुएट करेंगे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी तब होती है जब वो उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को कोई कंज्यूम करे, खपत हो वो सामान। लेकिन जब डिमांड ही नहीं है तो फिर उनका प्रोडक्ट सेल ही क्या होगा। इसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, और इन्वेंट्री बढ़ना भी एक तरह का नुकसान ही होता है। इसकी वजह से वो लोन ले नहीं रहे। अगर लोन ले रहे हैं तो बैंक कॉन्शियस है, लिक्विडिटी होने के बावजूद बैंक लोन दे नहीं रहा है, क्योंकि उसे रिकवरी का डर रहता है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था के हालात अच्छे नहीं हैं, वो ये डरता है कि लोन एक बार ले लिया अगर किसी ने, तो हो सकता है उसमें रीपे कैपेसिटी ना हो, क्योंकि वेल्थ जनरेशन का स्कोप दिख नहीं रहा है, काम चल नहीं रहा है, क्योंकि मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, वो भी ये देख पा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक डेडलॉक की सिचुएशन नज़र आई कि लोन है, दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो लेने वाला ले नहीं रहा, और उस पर लगातार NBFCs का गिरना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का धड़ाधड़ फेल हो जाना, इसकी वजह से नुकसान होना, सरकार के जो टारगेट रखे गए थे वो टारगेट अचीव ना हो पाना, ये सारी चीज़ें थी। डिमांड में बहुत बड़ा फॉल था, और इसलिए इस बजट में ये कहा जा रहा था कि कुछ भी करके आपको कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा, क्योंकि डिमांड जो राइज़ होगी वो एग्रीकल्चर से होगी, डिमांड जो राइज़ होगी वो रूरल एरिया से होगी। कारण ये हो जाता है कि आज अगर आप अपने देश को देखें तो ऑलमोस्ट 68% कंट्री जो है वो रूरल कंट्री है, और अगर मैं उस 68% की बात करूं तो उस 68% का ऑलमोस्ट 80% एग्रीकल्चर में है।
अगर मैं ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन की बात करूं तो ओवरऑल मिनिमम 55 to 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। अगर इसी में एग्रीकल्चर के साथ अलाइड चीज़ें और जोड़ लूँ, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट 82% हो जाती है। तो एग्रीकल्चर एक कोर एरिया है। किस क्षेत्र में? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चाहे 14 to 15% है, लेकिन एग्रीकल्चर एक कोर एरिया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, परचेजिंग पावर नहीं आएगी, तब तक डिमांड नहीं आएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में अगर मांग पैदा करनी है, डिमांड क्रंच को ख़त्म करना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के हाथ में पैसा दें। और पैसा देने के लिए ज़रूरी है कि पैसा तब आएगा जब खेती बाड़ी में लगे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और खेती बाड़ी से जुटे हुए लोगों के हाथ में पैसा लाने के लिए सरकार को ये कहा गया था, आप प्रावधान करिए, कृषि क्षेत्र का विकास करिए। और सरकार का भी एम्बिशियस टारगेट था। 2014 में जब पहली बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार आई थी, एनडीए की, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, जो फार्मर की इनकम वो डबल कर दी जाएगी। ये भी आंकड़ा कितना रियलिस्टिक है, इस पे भी आज हम एनालिसिस करेंगे, इस पे भी मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है, तो मुद्दा ये है कि आपको किसान की आमदनी दुगनी करनी है। दुगनी कैसे की जाए? जितने भी प्रावधान हैं लगभग उसी को देख करके लाए गए हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि बजट बिग बैंग बजट नहीं था, क्योंकि बजट में कोई बेल आउट पैकेज नहीं था। जैसे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि किसान लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी लगातार सुसाइड हो रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों का सुसाइड हो गया उनकी विडोज़ के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। जिन किसानों का सुसाइड हो गया उनके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में किसानों के साथ ये हो रहा है, उनको जिन क्रॉप्स पे, जैसे कॉटन की वो बात करते हैं, तो इसके ऊपर एमएसपी नहीं है। कुछ क्रॉप्स का जिक्र वो करते हैं कि उस पर गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर के आना चाहिए था, गवर्नमेंट नहीं लेकर के आई। तो उनके बच्चों की एजुकेशन की केयर नहीं की, उनकी विधवाओं की केयर नहीं की, उनकी एमएसपी का केयर नहीं किया, उन्हें प्रोटेक्शन मेजर नहीं दिए। यानी कि जिन चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए थी कि ताकि वो किसान बच पाए, वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाए। वो ये कहते हैं कि किसान मरता क्यों है? किसान मर रहा है कि गवर्नमेंट की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये कह रहा है कि सरकार जो है वो मुद्रा का स्तर बैलेंस नहीं रख पा रही, रुपया बहुत ज़बरदस्त वे में फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे में जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो मोस्टली इम्पोर्टेड रहते हैं, वो सब कॉस्टली हो जाते हैं। इससे किसान पे ही बोझ पड़ता है। सब्सिडीज़ प्रॉपर उन्हें रिसीव नहीं हो पा रही हैं। मार्केट लेवल पर नेक्सस हैं, जो मिडलमैन है, आड़तिया है, वो बड़े लेवल पर किसान से कमीशन ले रहा है और असली फ़ायदा कमा रहा है। इस तरह के सारे उनके तर्क हैं कि किसान क्षेत्र को बहुत सीधा इंटरवेंशन चाहिए था और शुरुआती तौर पे तो एक बड़ा सा बेल आउट पैकेज चाहिए था कि सीधा उनके हाथ में पैसा है। जैसे इसे एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, जिसके तहत सीधा साल भर में 6,000 रुपया किसान के खाते में जाता है, 2,000 रुपये की किस्त बन करके। तो इसमें यह कहा जाता था कि सीधा किसान के जेब में पैसा आता। अगर बड़ा सा एक बेल आउट पैकेज दिया जाता तो किसान इस स्ट्रेस से बाहर आ पाता, तो उसकी मांग जो है वो रिवाइव हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरह का एक डायरेक्ट इंटरवेंशन ना करके इस बार आप यूनिक चीज़ ये देखना चाहेंगे कि बजट के अंदर ना हर छोटे से लेके बड़े क्षेत्र तक सरकार ने कोशिश की है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की। क्योंकि देखिए, जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें बार बार एक जिक्र आता है कि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन करना है। और जब हम फिस्कल कंसोलिडेशन का जिक्र करते हैं कि हमें सरकार की वित्तीय हालात सुधारनी है, यानी कि सरकार के खर्चों पर हमें नकेल डालनी है, सरकार की आमदनियां बढ़ानी है। खर्चे और आमदनी दोनों को एक ही बार में प्रभावित करती है एक चीज़, वो है सब्सिडी। और मैंने आपको बताया था कि अभी भी सरकार के टोटल आउटले का 6% टोटल आउटले का सब्सिडी पे है। तो अगर आज भी आपके टोटल आउटले का 6% सब्सिडी पे जा रहा है, जबकि आपके टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया था, मैंने जो बताया था कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र आपका 13.5% है। ऑल इन ऑल पूरी कंट्री के लिए 13.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन सब्सिडी के लिए अकेले 6% है। तो ये सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है जो एक तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ाया इधर से, और जबकि इस पर सरकार को आमदनी आनी चाहिए थी तो वो भी नहीं आई, क्योंकि आपने सब्सिडी किया है, पैसा नहीं आया वहाँ से। तो एक सब्सिडी कल्चर से सरकार बचेगी ऑलवेज जब उसे कंसोलिडेशन करना होगा फिस्कल। तो सरकार इस बार इसी कंसेप्ट के साथ आई है कि सरकार सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना चाहती है।
सरकार का अगर आप नज़रिया पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं दिए हैं, हमने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी सोल्यूशन दिए हैं कि किसान को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस करने की वजह से ही किसान नुकसान में जा रहा है। किसान की हालत एकदम फायर फाइटिंग मैकेनिज्म है कि जब कोई समस्या आती है आप दो ही तरीके अपनाते हैं, या तो किसान का लोन माफ़ कर देते हैं, इससे किसान को ही नुकसान होता है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है और उसके बाद फिर वो NPA हो जाता है, तो उसके बाद उसे लोन नहीं मिलता और वो वापस से मनी लेंडर के क्लचेस में चला जाता है। क्योंकि आपने इतने साल लगा करके एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के थ्रू से क्रेडिट सप्लाई करने की शुरुआत की, आपने ढांचागत आधार के तौर पर, नीतिगत आधार के तौर पर उसे ऋण देना शुरू किया बैंकों के थ्रू। इसी पर्पज़ को लेकर के 1969 में बैंक नेशनलाइज भी इसीलिए किए गए थे। लेकिन अंततः जब आप उसका लोन माफ़ कर देते हैं तो वह NPA की कैटेगरी में आ जाता है, तो इसके बाद फिर वो इस लायक ही नहीं रह पाता है कि वह फिर से बैंकों से लोन ले पाए, तो फिर वो वापस से उन्हीं शाहूकारों की जेब में चला जाता है, मनी लेंडर के क्लचेस में चला जाता है, इसलिए उसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि लोन माफ़ी करना, एक लेवल तक लोन माफ़ी की एक पॉइंट पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोन माफ़ी एक स्थायी हल नहीं है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का। इट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। ये चुनावी वादा हो सकता है, चुनाव जीतने के लिए आप इमीडिएटली लोन माफ़ी का एक वादा करते हैं, ये एक बात है, लेकिन इससे अंततः नुकसान फाइनली किसान का ही होता है। और वो आप देख रहे हैं कि किसान फ्लरिश नहीं कर रहा। कारण ये है कि जब आप लोन माफ़ी करते हैं तो उस लोन माफ़ी में संख्या बड़ी नज़र आती है। जैसे 70,000 करोड़ लोन माफ़ कर दिया, 1 लाख करोड़ लोन माफ़ कर दिया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया, लेकिन लोन जिसका माफ़ होता है ना, आप हैरान हो जाएंगे, उसका लोन मात्र माफ़ होता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। क्योंकि हमारे देश में 85% फार्मर मार्जिनल है। तो अकेले किसान को कितना लाभ हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि अगले बार के सीड खरीदने हैं, अगले बार बैल खरीदने हैं, इक्विपमेंट खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, खेती करनी है, उसके लिए पैसा नहीं है ना उसके पास में। तो जब तक हम फार्मिंग को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे कि फार्मिंग अपनी अगली इन्वेस्टमेंट को खुद ही जनरेट करे, तब तक वो छोटा मझौला किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो मार्जिनल किसान कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उसे एक्सटर्नल डोजेस इसी तरह से देने पड़ेंगे। ऐसे में सरकार ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों की अर्थव्यवस्थाओं में ऑलवेज किसान की मदद करने के लिए वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। उसे एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाता है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसे किसी की तरफ देखना ही ना पड़े। इस तरह के कदम उठाने आपको नज़र आएंगे बजट के अंदर, और कोई नई नीतियाँ नहीं हैं, ये लंबे समय से इसी के प्रावधान की बात हो रही है। और हमने काफ़ी समय पहले इकोनॉमी के लेक्चर में ये सारी बातें आपसे डिस्कस की हुई है, A to Z। जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं बताऊंगा किस चीज़ का कहाँ पर जिक्र है कि कब ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री होती थी तब वो क्या प्रावधान। ये किसान रेल कोई नया प्रोविज़न नहीं है। 2009 में ममता बनर्जी के समय में यह कहा गया था, आ चुका था, पर इसे हुआ नहीं है। तो ये ऐसी कोई नई बात, नायाब बात है। सरकार के पास बहुमत है इस समय, सरकार को कोई भय नहीं है, और आगे 5 साल की सरकार पड़ी है अभी, 4-4.5 साल की। तो सरकार के पास एक मौका था कि वे करेजियस स्टेप ले। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब हम सिंपली कहते हैं कि सरकार पॉपुलर बजट नहीं लाई, सरकार बिग बैंग नहीं लेकर के आई, तो फिर तो सरकार अपने आप में मूर्ख होगी। इसका मतलब सरकार को तो वही बजट लाना चाहिए था कि उसे प्रेज़ मिले सबसे। फिर भी वो जानबूझ करके ऐसा बजट क्यों लाएंगे जिससे उन्हें प्रेज़ नहीं मिलेगा? क्योंकि यहीं पर हम यह भी बात कहते सुनते हैं कि सरकार के पास पूरे आंकड़े थे, सरकार को पॉपुलर बजट नहीं लाना चाहिए था, सरकार को करेजियस बजट लाना चाहिए था, सरकार को डेयरिंग बजट लाना चाहिए था जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे पाए कृषि व्यवस्था को। और अगर देखें तो करेजियस एक्ट है, ये आपको नज़र आएगा। सीधे तौर पर किसान के लिए कोई कैश में वैसा पैकेज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 एनुअली ट्रांसफ़र करने की स्कीम चल रही है, ऑलरेडी जन आरोग्य योजना चल रही है, मेडिकल, ऑलरेडी फसल बीमा योजना चल रही है, ऑलरेडी पेंशन योजना चल रही है। तो सोशल सिक्योरिटी अगर अब आप सीधे ट्रांसफ़र करने की बात कहेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि सरकार का अगर माइंडसेट अगर आप देखें तो सरकार के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमने जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे किसान को, जिससे किसान ये सुविधाएं लेगा, हमने एक पॉइंट पे सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क स्कीम के तहत वो सुविधाएं हमने अपने तरफ से देनी शुरू की हैं कि किसान का उधर से खर्चा बचे, और दूसरी ओर किसान की आमदनी बढ़े, उसके लिए प्रावधान हम कर रहे हैं फार्म इनकम डबल करने के, ताकि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो। तो उसी को लेकर के ये प्रावधान हमें इसी लाइट में देखने हैं कि सरकार के दावे किताबी कितने हैं, सरकार के दावे ज़मीन पे कैसे होंगे। क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था, बजट अगर किताबी देखें, अगर बजट थ्योरी में देखें तो थ्योरी में तो बहुत खूबसूरत बजट है, लेकिन आज हम चैलेंजेस पे बात करेंगे कि ये ज़मीन पे होगा। थ्योरी वाइज मैं डिक्लेयर करता हूँ साफ
किसी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट से पढ़वा लें, खंडन नहीं हो पाएगा, क्योंकि खूबसूरत बजट, अच्छा बजट है, लेकिन सारी कहानी टिक जाती है प्रैक्टिकलिटी पे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अगर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, वहाँ पे पानी है, लेकिन पानी निकल रहा है, टैप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, घर बन रहे हैं, लोग जहाँ सांस ले भी पा रहे हैं, ये होती है प्रैक्टिकलिटी। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अंतर है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखें कि बजट के अंदर सरकार ने इस बार के बजट में प्रावधान कितना रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2.83 लाख करोड़ का टोटल आउटले इस बार रखा गया है, और ये बहुत बड़ा आउटले है। 2.83 लाख करोड़ बजट में प्रावधान रखा गया है कृषि क्षेत्र के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसमें से 1.6 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में जाएगा और 1.2 लाख करोड़ इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में जाएगा। इस तरह से इस 2.83 लाख करोड़ का डिवीजन होगा। सरकार ने इस बार क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 16 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 16 सूत्री कार्यक्रम दिया है सरकार ने, इस बार एक एक्शन प्लान दिया है। और आप पूछेंगे सर वो 16 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है, वही बस मैंने लिखे हैं, यही है जो मैं आगे आगे बताऊंगा, यही सारे 16 पॉइंट एक्शन प्लान हैं। इसमें शुरुआत करते हैं, और मैं आपको प्रोविज़न के तहत ही बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर बनेगा, आपको फिर ज़्यादा बेहतर अच्छे समझ आएगा। सबसे पहला प्रोविज़न यहाँ पर यह है कि सरकार ये कहती है कि हमने देश भर के किसानों में से इस समय 6.11 करोड़ फार्मर को अंडर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाए हैं। तो 6.11 करोड़ फार्मर इस समय प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना में कवर्ड हैं। तो सरकार कहती है हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि धीरे धीरे फार्मर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा, समय लगेगा, फिर ये हो जाएगा। सरकार अब यहाँ पे क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर फॉर 100 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो 100 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स सरकार पता लगाएगी, उनके बारे में सर्च चल रही है। ऑलरेडी जल जीवन योजना भारत में चल रही है, ये बात आप याद रखिएगा। जल शक्ति योजना भी भारत में चल रही है, और जल जीवन योजना के तहत सरकार ने एक काफ़ी बड़ा आउटले रखा है कि हर क्षेत्र में पानी का विकास करना है। कैसे, ये 100 वाटर डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जब आप काम करेंगे तो कैसे होगा, मोस्टली ये वाटरशेड एरियाज़ जो भारत में, अगर आप इंडिया के नक्शे की बात करें तो भारतीय नक्शे में ये यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स नज़र आते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न एरिया ये आपको वाटरशेड के तौर पर नज़र आ जाता है। इसी तरह से आपको हिमाचल प्रदेश में भी जब इस तरह से हिमालय है तो हिमालय का ये जो इस तरफ का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति और बाकी इलाका, ये वाटरशेड के तौर पर आ जाता है। यानी कि जो भी माउंटेन की ली वार्ड साइड है, जो विंड वार्ड साइड के ऑपोजिट साइड है, वो आपको वाटरशेड के तौर वो आपको रेन शेडो जोन के तौर पर नज़र आती है, और अक्सर पानी की कमी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। राजस्थान तो एक बहुत बड़ा उदाहरण ही है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की वैसे ही कमी रहती है। तो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में सरकार ने फोकस किया। अब इस पर क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि क्या ये आप जल जीवन योजना जो आपने अनाउंस की थी थोड़े ही महीने पहले, क्या उसी का पैसा काट करके इसमें लगाएंगे, या ये 100 वाटर डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम स्ट्रेस प्रोग्राम अलग से चलेगा। करना क्या है सरकार को इसमें, जब आप वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसमें सरकार सबसे पहले जहाँ पर वाटर टेबल नीचे जा चुका है उस वाटर टेबल को रिचार्ज कराने की कोशिश करेगी। तो वाटर टेबल रिचार्ज हो, ये पहला प्रावधान होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, पानी की क्लीनिंग होगी। जहाँ जहाँ पर भी पानी में मान लीजिए कि कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ चुकी है, या कहीं पर आर्सेनिक आ चुका है, कहीं पर लेड बहुत बड़े लेवल पर आ चुका है, ये हमारे देश में इस समय समस्या चल रही है, जिससे खेती को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और हमने ज्योग्राफी के लेक्चर में एक एक बार डिटेल में बताई है कि खेती को ये कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। अगर हमने ईस्ट में देखा तो आर्सेनिक से हमने देखा था राइस की खेती को कितना नुकसान पहुँच रहा है। इसी तरह से हमने देखा था कि फ्लोरीन की मात्रा से पंजाब की खेती को कितना नुकसान हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी पानी दूषित हो सका है वहाँ पर पानी की क्वालिटी को दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा, वाटर टेबल को रिचार्ज किया जाएगा। जितने भी पूरे भारत भर में मार्शलैंड है, वेटलैंड है, स्वैम्प लैंड है, जो भी डेड हो चुके हैं उन्हें वापस से फिर से जीवित किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा, उनको लाइफ में वापस लाया जाएगा। क्योंकि वेटलैंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेटलैंड्स ही हैं जो ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, और वो ट्रीज़ नेचुरल होते हैं उस रीजन के, क्योंकि वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही डेवलप होते हैं। इसलिए उन्हें पता होता है कितना पानी लेना है और कितना पानी छोड़ना है। तो वेटलैंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये वेटलैंड्स ही होते हैं जो जितना भी दूषित पानी है उसे नदी में जाने से पहले पहले सोक कर लेते हैं। तो एक तरह से ये प्योरीफायर्स के तौर पे काम करते हैं। ये वेटलैंड ही हैं जो गंदा पानी जब चाहे जहाँ से भी आ रहा है उसको स्टेबलाइज़ कर देते हैं। स्टेबलाइज़ वहाँ पर खास तरह के माइक्रोब्स पैदा होते हैं
और वो इनफैक्ट पानी में घुले हुए हैवी मेटल्स तक को भी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं और वाटर की क्वालिटी को रीस्टोर करते हैं, और उसके बाद वो पानी नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है और वो शुद्ध होकर के मिलता है। तो ये ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा आज बड़े लेवल पर एक प्रॉब्लम से पूरा देश जूझ रहा है, जितने भी आपके तालाब हैं वो यूट्रोफिकेशन से जूझ रहे हैं। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से एक तो जो तालाब है उनकी उम्र हो जाती है, एजिंग हो जाती है, जिसे हम एजिंग ऑफ द लेक कहते हैं, और इसी से डेड लेक्स का निर्माण होता है, क्योंकि पूरी सतह के ऊपर बड़े लेवल पर एल्गे ग्रो हो जाता है, क्योंकि उसे बड़े लेवल पर नाइट्रोजन और पोटेशियम मिल रहा होता है। ये नाइट्रोजन पोटेशियम की खपत की वजह से ही एल्गे का जब बूम होता है, एल्गे जब इतने लेवल पर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है फसल लगाने के लिए, पौधे को उगाने के लिए हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स, और वही खेतों में अनड्यू डले हुए फर्टिलाइज़र्स जब बह करके आगे जाते हैं तो अल्टीमेटली वो तालाबों में ख़त्म होंगे। तो तालाबों में भी पौधे हैं, तो वह एल्गे हैं, एल्गे बूम कर जाता है और इसकी वजह से नुकसान होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसकी वजह से मछलियाँ, जल जीवन सारा नष्ट होता है और आसपास का पूरा जो जलवायु है वो दूषित हो जाता है। फर्टिलिटी भी सॉइल की ख़राब होती है। तो वो किया जाएगा, उसको सुधार किया जाना है तो उनको सेटल किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं पहुंची है उन क्षेत्रों में सिंचाई पहुंचाने का काम किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कनाल इरिगेशन के तहत होता है, पंप इरिगेशन के तहत होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के तहत होता है, ड्रिप इरिगेशन के तहत होता है, इस तरह के इरिगेशन के प्रावधान वहाँ पर किए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़ करके इसे देखा जाएगा। कमांड एरिया डेवलपमेंट मतलब ये कि कोई रिवर है, रिवर का एक अपना बेसिन है, उस बेसिन एरिया को रिवर कमांड करती है, वो रिवर की उस बेसिन एरिया में कमांड है, तो उस पूरे बेसिन का विकास किया जाएगा रिवर को ध्यान में रख करके। यानी कि वहाँ पर लैंड लेवलिंग की जाएगी, वहाँ पर उसकी नियर बाय विसिनिटी में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वाटर रिचार्ज हो सके। जो भी वाटर शेड हैं, यानी कि जो पर्वत की ढलानें हैं जहाँ से पानी कंट्रीब्यूट होता है नदी को, जहाँ से वाटर शेड होता है उस रिवर को, वो वाटर शेड एरिया की ग्रोथ की जाएगी। क्योंकि देखिए नदियाँ सूख क्यों रही हैं दक्षिण भारत की नदियाँ सूखने का आधार यह है कि नदी जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र में हमने पेड़ ही काट दिए पूरी तरह से, और पेड़ ही आधार होते हैं जो वर्षा के पानी को बांध करके रखते हैं, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में मिट्टी को बांध करके रखते हैं ताकि नदी का जो बेड है उसकी सिल्टेशन ना हो, और नदी के बेड की सिल्टेशन नहीं होगी तो नदी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए जिन महीनों में वर्षा अधिक होती है नदी ज़्यादा पानी अपने अंदर सहार सकती है, मतलब एकोमोडेट कर सकती है। इसकी वजह से बाढ़ के प्रभाव कम हो जाते हैं, तो बाढ़ नहीं आ पाती है, बाढ़ कम रह जाती है। ये सारे कारण तब होते हैं जब हम पूरे के पूरे उस रीजन को, जिस रीजन से रिवर कंट्रीब्यूट हो रही है, अपनी जितनी भी उसकी कंट्रीब्यूट, जिसे हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं, सारी ट्रिब्यूटरीज़ के साथ मिल करके बन रही है, उस पूरे क्षेत्र का विकास करना जरूरी होता है। जब आप उस क्षेत्र का विकास ही नहीं करेंगे तो नदी भी आगे नहीं चल पाएगी। इसकी वजह से कमांड एरिया प्रोग्राम के साथ इसको जोड़ करके देखना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सारे प्रावधानों के तहत जल की सफाई करना है, वाटर का लेवल रिचार्ज करना है, जितने भी तालाब और बाकी चीज़ें डेड हो चुकी हैं, वेटलैंड हैं, उन सबको वापस से रिस्टोर करना है। कमांड एरिया सिस्टम के तहत इसको आगे बढ़ाना है, वाटरशेड प्रोग्राम के साथ जोड़ना है ताकि जहाँ से जल आ रहा है सोर्स एरिया को इम्प्रूव किया जाए, तभी आगे का एरिया भी इम्प्रूव हो पाएगा। और इरिगेशन के नए नए प्रावधान ढूंढना है। ये सारी चीज़ें कर करके आपने वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल में लेकर के आना है। तो 100 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें विदर्भ जैसे इलाके आते हैं, लातूर के इलाके आते हैं, महाराष्ट्र, जहाँ पर आपको ट्रेन भेजनी पड़ती है पानी तक की। आई बात समझ में? और इसी में अब आप पूछेंगे कि ये करने से होगा क्या। सरकार कहती है कि जब हम इरिगेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मान लीजिए हम कनाल बनाने का काम कर रहे हैं, हम पॉन्ड रीस्टोर करने की बात कर रहे हैं, हम रिवर चैनल की ड्रेजिंग यानी कि गहरा करने की बात कर रहे हैं, या हम कनाल की लाइनिंग कर रहे हैं, या रिवर की लाइनिंग कर रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं उसको, या हम किसी क्षेत्र में अल्कलिनिटी आ गई है। दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ पर भी वाटर अल्कलाइन हो गया है, उसकी अल्कलिनिटी क्षारीय हो गया है, उसकी अल्कलिनिटी को भी खत्म करना। जैसे गुजरात के कोस्टल एरिया में मोस्टली ये प्रॉब्लम है, वाटर ब्रैकिश हो चुका है, वो ब्रैकिश वाटर प्रॉब्लम से भी मुक्ति दिलानी है, अल्कलिनिटी को भी इम्प्रूव करना है। तो जहाँ पर वाटर अल्कलाइन हो गया है, जब हम उसको इम्प्रूव करते हैं, जब हम कमांड एरिया के तहत वृक्षारोपण करते हैं, लैंड लेवलिंग करते हैं, सारी चीज़ों में सरकार कहती है रोज़गार पैदा होता है। रोज़गार, सरकार का दावा यह है कि रोज़गार सीधे पैदा नहीं होगा सरकारी नौकरियों में। ये जो हम सारे काम करेंगे, जो हमने 2.83 लाख करोड़ दिया है, वो इन चीज़ों में खर्चा तो आएगा। क्योंकि आप अगर अपने घर के बाहर एक प्लॉट भी साफ़ कराइए जिसमें भांग उगी हो, पंजाब में भांग होती है, अब अगर कोई यूपी बिहार में सुन रहा है तो वहाँ पे नहीं भी होगी, वो कहेंगे इनके प्लॉटों में भी भांग उगती है, मतलब नेचुरल उगती है यहाँ पे। तो सिंपल कह लीजिए कि वीड उगी हुई है, ग्रासेस उगी हैं, आप उसे साफ़ भी करा रहे हैं तो 400-500 रुपये दिहाड़ी आपको देना पड़ेगा।
इतना इतना कुछ मैंने गिनवा दिया, अगर वो 100 वाटर डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ करना है तो पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो पैसा किसी के हाथ में ही ना जाएगा, या तो कोई इक्विपमेंट खरीदोगे तो उसको जाएगा, और या किसी पर्सन की सर्विसेज लोगे तो, या कोई गुड्स लोगे या कोई सर्विसेज लोगे। पैसा ऐसे अग्नि के वाया इंद्रदेव को तो दे नहीं दोगे कि आहुति दे दी और इंद्र के पास चला गया, वो किसी को ही जाएगा, या गुड्स या सर्विसेज में। तो सरकार कहती है इससे अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा, इससे एक तरह का रोजगार ही पैदा होगा, और दूसरी बात किसान को एक ढांचा मिल जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा कि वो विकसित हो पाए, क्योंकि किसान आज अपनी इनकम के मामले में सफ़र कर रहा है क्रॉप फेलियर से, और क्रॉप फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से जूझ रहा है किसान, क्योंकि विदर्भ इलाके में जाए तो वर्षा नहीं होती, और वर्षा ना होने की वजह से पानी की जब कमी हो जाती है किसान की फसलें जो हैं वो सड़ जाती हैं। जब वो ऐसा होता है तो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाता, और इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बाकी चीज़ें करार जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब ये फ्रूटफुल ना हो पाए तो किसान बढ़ती हुई नई अर्थव्यवस्था में नए तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स विकसित हो रहे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे, इनका लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि किसान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखे हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट द एंड प्रोड्यूस करके दे, और प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है ये कह करके वो जो बायर है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बायर, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, वो लास्ट मोमेंट पे प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि शर्तें बड़ी सख्त लिखी होती हैं। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि किसान की फसल पानी कमी की वजह से सूख गई, गन्ने में उतना रस नहीं आ पाया, दाना उतना मोटा नहीं हो पाया, या फिर दाना जो है गेहूं का या चावल का सड़ गया एट पॉइंट पे क्योंकि पानी की कमी थी। तो या पानी बहुत ज़्यादा हो गया, वर्षा ज़्यादा हो गई, पानी निकल ही नहीं पाया खेतों से क्योंकि आपने रिवर चैनल्स बाकी चीज़ों का विकास ही नहीं किया। तो पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके देश के एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आज भी भारत में 65% एग्रीकल्चर रेन फेड है। आज भी पूरे भारत में 65% खेती आप वर्षा आधारित करते हैं, और इतनी स्ट्रांगली जब आपकी 65% खेती रेन फेड, और पूरे देश के किसानों में से 85% किसान मार्जिनल, ये मार्जिनल किसान वाली प्लेट को मैं ले रहा हूँ, और इधर से 65% रेन फेड वाली प्लेट को मैं ले रहा हूँ, ये प्लेट इसी पे ओवरलैप होती है। मतलब ये 85% मार्जिनल फार्मर डोमिनेटिंग है इसी रेनफेड इलाके में, तो इसकी आमदनी वैसे ही कम होती है क्योंकि यहाँ पे कोर्स ग्रेन्स होती हैं और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन्हीं पर एमएसपी नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो इनको फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। यहीं पे सारी समस्या है, यहीं पे इरीगेशन नहीं है, यहीं पे ये लोग फर्टिलाइजर्स भी यूज़, क्योंकि ये इन्हीं क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भी उस लेवल पे यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी समस्याओं से वो किसान जूझ रहा है, इतना बड़ा वर्ग, इतनी बड़ी जनसंख्या। तो इसके लिए जल आधार है, जल आधार करने के लिए ही आप कह रहे हैं कि इससे फार्मर की इनकम में ही वृद्धि होगी, प्लस फार्मर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको, चाहे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने में, चाहे सामान, चाहे फसल की उपज जिस पैमाने पर उसने सोची थी वैसी करने में, वो सब कुछ इसी के थ्रू कवर होगा। तो एक सरकार का अपना ये प्रावधान है जिसे सरकार ने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर हम लाएंगे फॉर 100 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ओके, सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब आती है ब्लू इकोनॉमी, जिसे सरकार ने इस बार एक्वानॉमी का नाम दिया है। तो सरकार इज कॉलिंग इट द एक्वानॉमी। देखिए बहुत पोटेंशियल है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने देश के किसान को कभी ना भूलें, बार बार ये लाइन बता रहा हूँ कि 85% फार्मर इज स्मॉल एंड मार्जिनल। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर के अराउंड ज़मीन। अब उसमें अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं कि क्या कर सकता है वो, क्या ही फसल आएगी उसमें, वो उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ जब तक नहीं लेता है तब तक उसकी आमदनी बढ़ ही नहीं पाएगी, उसकी परिस्थिति सुधरेगी नहीं। बेस्ट यूज़ कैसे हो सकता है? पहले तो प्रिमिटिव क्रॉप कल्टीवेशन से काम नहीं चलेगा, हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसे नई एंटरप्राइजिंग एग्रीकल्चर की तरफ लाना पड़ेगा। वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर नहीं चलेगा कि डुअल क्रॉप्स लगाते जा रहे हैं, कोर्स ग्रेन वैरायटी क्रॉप्स लगाते जा रहे हैं, मोटा अनाज जैसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है उतनी। हमें उसे कई तरह चीज़ों से अलाइड करना है। उसकी आमदनी को बढ़ाने के कारण ही ये हो सकते हैं कि खेती पर निर्भर बहुत सारे और कारोबार और धंधे हैं जिसमें उसे संलिप्त किया जाए, उसे जोड़ा जाए। उसी के तहत अगर आप देखें तो एक्वानॉमी, ब्लू इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ब्लू इकोनॉमी जब भी जिक्र आता है तो ये मोस्टली समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है कि आप समुद्र से क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसा कारोबार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि आप मछली पालन की बात करेंगे, लेकिन सरकार के इस बार के बजट में ये कहा गया है कि सरकार वीड कल्टीवेशन, एल्गे कल्टीवेशन,
केज फिशिंग, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त स्तर पे बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि वीड कल्टीवेशन, एल्गी कल्टीवेशन, ये सब फॉडर का काम कर सकते हैं। और आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से कई नए हेल्थ ड्रिंक्स बन रहे हैं, और आप अगर देखेंगे आज भी मार्केट्स में बिक रहे हैं, आप देखेंगे वो कई तरह की खास वीड से बने हुए ग्रीन कलर के हेल्थ ड्रिंक्स हैं, और जिम जाने वाले लोग उसे बहुत पीते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी हाई एनर्जी ड्रिंक्स। उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें शक्ति का आधार काफ़ी होता है। तो ये है तरीका बाजार से जोड़ने का किसान को, क्योंकि देखिए सी वीड है, एल्गी की ग्रोथ हो रही है, आप इसे पशुओं की फॉडर के लिए भी यूज़ करिए, आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से नए ब्रांड्स जो मार्केट में आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के तौर पर भी यूज़ करिए। केज कल्टीवेशन, केज फिशिंग के तौर पर आप वहाँ पर जैसे अगर आप फ़ॉरेन जाएंगे तो फ़ॉरेन में आपको दिखेगा समुद्र के अंदर ही एक कंटेनर सा बना रहता है, वो समुद्र के अंदर ही रहता है, उसके अंदर अंदर मछलियाँ पलती रहती हैं। एक्वा कल्चर के तहत ये सब होता है, जिसे हम मरीन कल्चर भी कहते हैं। तो हमारे देश में ब्लू इकॉनमी में ये भी करना है समुद्र में, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़मीनी नदियाँ हैं, ज़मीनी तालाब हैं, उस पर भी काम करना है। यानी कि लैंड वाटर जो सोर्सेज हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर भी मछली पालन को स्कोप देना है। मान लीजिए कि किसान है, मान लीजिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ भूमि में अगर वो खेती करता है तो सपोज़ कीजिए उतनी इनकम उसे नहीं होगी। देखना पड़ेगा कि खेती में वो कैसी खेती कर रहा है, सब्जियां लगा रहा है, हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहा है, फल लगा रहा है कि फूल लगा रहा है, मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है या मिंट कल्टीवेशन कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि अगर नेचुरल सी बात है कि अगर वहाँ पे वो गेहूँ लगाने बैठा तो आमदनी तो होनी नहीं है। उपाय वहाँ पर कई तरह समय से सरकार निकाल रही है, क्योंकि क्यों ना कि किसानों को आपस में जोड़ा जाए और किसान जुड़ करके 1 और 2 एकड़ यूज़ करके वहाँ पर बहुत बड़ा सा तालाब मछली पालन के लिए बनाए, और जब वो वहाँ पर तालाब बनाएंगे मछली पालन के तहत, वहाँ पर रोज़गार काफ़ी पैदा होगा। उनको असिस्टेंस दी जाए, टेक्निकल उनको नॉलेज दी जाए वहाँ पर कि मछली कैसे पालन की जाती है, अच्छी क्वालिटी की फ़िश रियरिंग कैसे हो सकती है, फ़िश को फैटन कैसे किया जाता है, जल्दी कैसे बढ़ सकती है। फिर उसके लिए स्टोरेज देना ज़रूरी है कि फ़िश की स्टोरेज हो पाए प्रॉपर, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है, और वो ट्रांसपोर्ट हो सके लॉन्ग डिस्टेंस पे, लोकल बाज़ारों में भी बिके लेकिन कीमत अच्छी मिले तो दूर भी जाए वो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए छोटे किसानों को इस तरह के नए नए इनोवेशन से हम मदद कर सकते हैं। तो ब्लू इकॉनमी बहुत है, सरकार ने इसके लिए टारगेट रखा है कि फ़िशरीज़ एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ हो जाएगा 2024-25 तक। एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ हो जाएगा, लेकिन जो फिशरीज़ प्रोडक्शन है वो 2022 तक ही, मतलब एक्सपोर्ट तो 1 लाख करोड़ होगा 2024 में जा करके, लेकिन फिश प्रोडक्शन 2022 तक ही 200 लाख टन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 200 लाख टन तक आपको प्रोडक्शन करना है फ़िश का। ये बहुत ही बड़ा टारगेट सरकार ने रखा है कि 200 लाख टन तक हम 2022 तक प्रोडक्शन लेकर के आएंगे। 1 लाख करोड़ के अराउंड हम फिशरी जो है, फ़िश जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगला सरकार ये कहती है कि 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसे FPO भी कहते हैं, इसे FFPO भी कहते हैं, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। और ये 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही सागर मित्र बनाए जाएंगे, यानी कि 3477 सागर मित्र, 3477 सागर मित्र बनाए जाएंगे। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतने कम सागर मित्र क्यों? तो सरकार का तर्क यहाँ पर यह है कि नंबरिंग पर मत जाइए, सागर मित्र की संख्या पर यहाँ पर मत जाइए, फ़िश प्रोडक्शन पे जाइए 200 लाख टन। इससे लगभग कई लाख मछुआरों को इससे लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के 500 फिश फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और 3477 सागर मित्रा का मतलब ये है कि कोस्टल एरिया में जितना भी उस मछुआरे बेल्ट में आने वाली मछुआरे कम्युनिटी या मान लीजिए नॉन मछुआरे कम्युनिटीज़ में जो युवा है, उस युवा को सागर मित्र योजना के तहत फ़िश फार्मिंग के साथ जोड़ करके ग्रोथ देना। आई बात समझ में? पहले तो उसे फ़िश कल्टीवेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना, बेसिक अपरेटस प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और फिर लोन क्रेडिट इस तरह की आवश्यकताओं की ज़रूरत है वो दे करके उसे वहीं पर एम्प्लॉयमेंट देना। यानी कि फ़िशिंग को उसके लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाना, जिसको वो एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर देखें और अल्टीमेटली वो इसे प्रोफेशनल स्केल पर कहे, जिसके लिए उसे सागर मित्र का टैग दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट सरकार ने कहा कि मित्र इसलिए है क्योंकि जितनी भी हम ब्लू इकॉनमी करेंगे, जो भी हमारा इकोनॉमी का टारगेट है, ये कम्प्लीटली सस्टेनेबल होगा। यानी कि बिना समुद्र को नुकसान पहुंचाए, बिना जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाए, किसी वाटर सोर्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिना कंटेमिनेशन के ही हम इकोनॉमी विकसित करेंगे, ब्लू इकोनॉमी। तो ये सागर मित्र हैं, अपना भी विकास करेंगे, जल का विकास होगा और जल जीवन का भी विकास होगा, तीनों का विकास होगा। तो इस तरह से सरकार ये योजना लेकर के आई है। ये देखिए आवश्यक है
ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, और बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री अगर आप बात करें, भारत की लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हमारी फॉल करती है। हमें इधर से देखिए तो आप अरेबियन सी लगता है, इधर बे ऑफ बंगाल लगता है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़े भी है, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट में आपको देखें तो बहुत सारी गल्फ़ भी लगती हैं। गुजरात का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो गल्फ़ क्षेत्र होते हैं उसमें फ़िश पालन, मछली पालन के बहुत अच्छे स्कोप होते हैं, क्योंकि पानी स्टेबल रहता है, मछलियाँ वहाँ पर ट्रैप रहती हैं। ठीक यही कहानी बनती है बंगाल में भी, ठीक यही कहानी बनती है नीचे गल्फ़ ऑफ मन्नार में, जब जो श्रीलंका और भारत के बीच में गल्फ़ ऑफ मन्नार है। इसकी वजह से इंडिया में बहुत फ़िश तो ट्रॉपिकल रीजन में एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कोल्ड रीजन की फ़िश की वैल्यू इंटरनेशनली ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट कम होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन की फ़िश होती है इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। पहली एक बात ये है। सेकेंड आस्पेक्ट ये है कि हम इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन कंट्री, इंडिया को फ़िशिंग का उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब सोसाइटी इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहली चीज़। अब भारत के लिए आप मुझे पूछें कि भाई सर ये क्या फ़र्क कर देंगे, आप इसको इस सेंस में देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टारगेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज़ द ईज़ ऑफ लिविंग। ईज़ ऑफ लिविंग में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फूड, और फूड की एक खासियत होनी चाहिए कि फूड मस्ट बी न्यूट्रिशियस फूड। ऐसे में अगर आप देश की बात करें तो जीडीपी के आस्पेक्ट से देखूँ तो अभी बहुत बड़ा भारत का वर्ग ऐसा है जो न्यूट्रिशन के तौर पर, अगर मैं पल्सेस की बात करूं और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूं, दे आर वेरी कॉस्टली, बिकॉज इन अ वेजिटेरियन सोसाइटी पल्सेज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट द थिंग इज, जब हम बात करते हैं कोस्टल एरिया रीजन की, सो फिशेज आर इन डायरेक्ट रीच ऑफ सो मैनी कम्युनिटीज, सो फिशेज कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द होल कंट्री। सो सरकार के जो टारगेट भी हैं कि हमें देश भर में माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है, बच्चों को और औरतों में जो कई समस्याएं शारीरिक तौर पर चल रही हैं उनको हटाना, कुपोषण के शिकार हैं, तो ये कुपोषण पे भी एक अटैक है। इसलिए ये ईज़ ऑफ लिविंग वाली थीम को भी जाकर के टारगेट करता है, क्योंकि फ़िश सबसे बेस्ट सोर्स होती हैं प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट के, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे आप फूड सिक्योरिटी से भी जोड़ करके देखिए, और फूड सिक्योरिटी ही तो इम्पॉर्टेंट है। फार्म इनकम डबल क्यों करनी है, फार्म इनकम डबल क्यों करनी है? फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड सिक्योरिटी, और उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसे ही कहते हैं। इसमें जब आप फूड सिक्योरिटी के तौर पर इसे भी जोड़ेंगे तो इससे ऑल इन ऑल फार्मर की ही पोजीशन सुधरेगी, हम सबकी देशवासियों की भी पोजीशन सुधरेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बेटर मोटर ओरिएंटेड बोट्स नहीं है उनके पास, तो मोटर ओरिएंटेड बोट्स होनी चाहिए, और सागर मित्र प्रोग्राम में ये सारी चीज़ों का प्रावधान रखा जाएगा। टेक्निकल नॉलेज भी दी जाएगी, उन्हें सारी एक्सपर्टीज़ दी जाएगी, और जब वो ये सब हो जाएंगे तो बाद में प्रोविज़न रखे जाएंगे कि उन्हें किस तरह से मोटर बोट्स और इसके लिए कैसे फाइनेंसेस अवेल करा करके दिए जाएँ। तो मोटर बोट्स होनी ज़रूरी हैं, अच्छी मोटर बोट्स, ताकि वो डीप सी फिशिंग कर सके आगे जा करके। बेटर नेविगेशन सिस्टम होने चाहिए ताकि वो ये देख पाएँ कि कहाँ पर फ़िश इस समय है, क्योंकि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही फ़िश रिजर्व्स पता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में फ़िश रिजर्व्स आर देयर, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द टारगेट साइट। तो जीपीएस सिस्टम मस्ट बी वेरी वेरी गुड। जीआईएस जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी वेरी गुड, जिसके तहत आप मैप लोकेशन कर पाएँ उन चीज़ों की। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि इन्फॉर्मेशन, हमारी जो वेदर फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि पल पल की खबर हो मछुआरों के पास कि वेदर में क्या कंडीशन चल रही है। और दूसरा, उनको बेहतर जानकारी मिले, मतलब जब वो वहाँ पर होते हैं समुद्र में, लैंड के साथ उनकी बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी हार्म ना हो, ताकि वो डीप फिश वेंचर कर सके। क्योंकि हम मोस्टली जिस मछली पर टेके हुए हैं ना, आप याद रखना वो कोस्टल फिश है, और कोस्टल फिश के लिए वी हैव टू वेट कि वो अगेन ग्रो करे। लेकिन जब हम पेरिनियल सप्लाई ऑफ फिश चाहते हैं और एकदम बड़ी मार्केट हो, टारगेट 1 लाख करोड़ का अपना टारगेट एक्सपोर्ट का रख लिया, 200 लाख टन का अपना प्रोडक्शन का रख लिया, तो फिर तो आपको पेरिनियल सोर्स ऑफ फिशेस पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ अ डीप सी फिशेस। उसके लिए बेटर लोन अवेलेबल कराइए उन्हें, बेटर बोट्स अवेलेबल कराइए। बोट्स को आप मोटराइज्ड बोट्स करिए, वो हैंड ड्रिवन बोट्स ना हो, वो नहीं चल पाएगा। उन्हें बेटर ट्रॉलर्स फैसिलिटी दे, यानी कि अब हम क्या करते हैं, जाल डाल करके आज भी मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन गो टू द अदर डेवलप्ड कंट्री, देयर आर ट्रॉलर्स, देयर आर क्रीपर्स। वो सीधा ट्रॉलर जाता है बॉटम पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, और घसीड़ करके ले आता है सारा, और फिर सीधी ऊपर आता है जाल, और एक बार में ही पूरी बोट भर जाती है फिश से। सो ट्रॉलर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, क्रीपर्स देने पड़ेंगे उनको बहुत स्ट्रांगली। ये सारी चीज़ों के लिए तो आना पड़ेगा एक बारी सरकार को आगे। ये है एक तरह का स्ट्रक्चर सपोर्ट करना बहुत बड़े स्तर पर। ये नहीं हो सकता अगर ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं हो सकता अगर किसान मार्केट से जुड़ा नहीं है,
ये नहीं है अगर लॉजिस्टिक्स नहीं दोगे, ये नहीं है अगर रेफ्रिजरेटर नहीं दोगे, क्योंकि मछली पकड़ के लाके क्या करेगा जब वो सड़नी है मछली।